चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के जो है ना क्लास में 51 नंबर क्वेश्चन से पढ़ेंगे। इसके पहले जो है ना 50 क्वेश्चन तक करवा चुके हैं। इसके पहले वाला क्लास में जो लोग नहीं देखें जाके देखिएगा। ये जो एग्ज़ाम हुआ था ना, बिहार पुलिस मद निषेध उत्पाद 64 पोस्ट नियुक्ति प्रारंभिक परीक्षा पीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था 28/1/2024 को एग्ज़ाम हुआ था। इसका जो है ना 50 क्वेश्चन तक पहले वाले क्लास में करवा चुके हैं। इसका स्पेशल प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, जाके चेक कीजिएगा, आपको मिल जाएगा पहला क्लास। और आज जो है ना सेकंड क्लास देख रहे हैं। आज सेकंड क्लास कंप्लीट करते 51 नंबर क्वेश्चन से। सभी लोग जो पहले क्लास को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और इसका जो है ना फुल पीडीएफ आज हम 1 से लेकर 100 तक टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। और बहुत अपवाद चला हुआ है ना कि टेलीग्राम चैनल बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जब तक आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और व्हाट्सअप दोनों जगह डाल देंगे। तो व्हाट्सअप का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दोनों को लिंक ज्वाइन कर लीजिए। अगर बंद भी हो जाएगा तो व्हाट्सअप पे रहेगा ना, तो व्हाट्सअप पे सारा कुछ जैसे टेलीग्राम पे दिया जाता है वैसे व्हाट्सअप पे दिया जाएगा। तो 1 से 100 तक जो है ना हम सारा व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे दोनों पे डाल देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये सब जो क्वेश्चन है ना हम सारा करवा चुके हैं। आज पढ़ेंगे 51 नंबर क्वेश्चन से। समय लगता है इसलिए लगता है ना क्योंकि डिटेल के साथ पढ़ते हैं ना, इसलिए पूरा करवाते हैं तो समय लगेगा ही। इसलिए आइए क्वेश्चन नंबर 51 पे आइए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है। देखिए कह रहा है ना 51 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि मानवाधिकार को समर्पित भारत का पहला टीवी चैनल जो है ना किस शहर में लॉन्च हुआ था। कह रहा है कि मानवाधिकार को समर्पित जो है पहला टीवी चैनल जो है ना किस शहर में लॉन्च हुआ था। तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लंदन में लॉन्च हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में। तो मानवाधिकार को समर्पित पहला टीवी चैनल किस शहर में लॉन्च हुआ था? तो लंदन में लॉन्च हुआ था। आगे कह रहा है कि मानवाधिकार एक समर्पित दुनिया का पहला जो है ना टीवी चैनल 16 जनवरी 2019 को लंदन में लॉन्च किया गया था। कहाँ किया गया था? लंदन में। तो मानवाधिकार के लिए समर्पित दुनिया का पहला टीवी चैनल, पहला है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो अगर पूछेगा क्वेश्चन कि मानवाधिकार के लिए समर्पित दुनिया का जो पहला टीवी चैनल है वो कहाँ लॉन्च किया गया था, तो लंदन में लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 2019 में लॉन्च किया गया था। आगे देखिए कह रहा है कि इस चैनल को इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटरी ऑफ ह्यूमन राइट IOHR द्वारा जो है ना लॉन्च किया गया था। आगे देखिए कह रहा है कि यह वेब आधारित चैनल 20 से अधिक देशों के मानवाधिकारों मुद्दों को क्या करेगा? प्रसारित करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 पे कह रहा है कि 1878 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च स्कूल की स्थापना कहाँ की गई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 1878 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च स्कूल की स्थापना कहाँ की गई थी। तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, देहरादून में किया गया था। कहाँ किया गया था? देहरादून में किया गया था। आगे देखिए कह रहा है कि 1878 में इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल की स्थापना देहरादून में की गई थी। नेक्स्ट है 1906 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने वानिकी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए इसका नाम बदलकर जो है ना फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा गया था। ठीक है, तो कह रहा है कि 1906 में ब्रिटिश सरकार ने वानिकी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए इसका नाम बदलकर जो है ना फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा था। चलिए आगे आइए। आगे देखिए दिया हुआ है परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य वन संस्थान दिया एवं स्थान दिया। कौन सा वन संस्थान जो है ना किस स्थान पे स्थित है उसके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है। देखिए इसको देखते हैं। वन संस्थान है और स्थान है। देखिए भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो देहरादून में, सबको पता है। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ है? तो देहरादून में। कहाँ स्थित है? देहरादून में। ठीक है, और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो भोपाल में। याद रखिएगा, भारतीय वन सर्वेक्षण बोलेगा तो देहरादून, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी बोलेगा तो देहरादून, और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान बोलेगा तो कहाँ है? भोपाल में है। अब वन शिक्षा निदेशालय का मुख्यालय कहाँ है? तो देहरादून में है। और भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान बोलेगा तो कहाँ है? बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ है? बेंगलुरु में। तो भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। अब भारतीय वन जीव संस्थान बोलेगा तो कहाँ स्थित है? भारतीय वन जीव संस्थान बोलेगा तो देहरादून में है। और केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण बोलेगा तो कहाँ है? तो दिल्ली में स्थित है। कहाँ है? दिल्ली में। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 पे देखिए कह रहा है कि कल हम लोग सिनेमा देखने जा रहे हैं में कौन सा कारक है। देखिए हिंदी का क्वेश्चन है ना, 64 वाले पोस्ट में ना कम से कम 3-4 हिंदी का क्वेश्चन आया था। और बाकी तो बराबर 75 का पीटी और मेंस पीटी का दिए हुए हैं, तो उसमें भी 2 हिंदी था 2 इंग्लिश था। तो इसलिए हिंदी इंग्लिश का क्वेश्चन तो अब दरोगा में पूछने लगा, इसलिए हिंदी इंग्लिश का क्वेश्चन तो अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा ही। इसलिए देख रहे कह रहा है ना कि कल हम लोग, और याद रखिएगा ना थोड़ा सा ना मेरा तबीयत 2 दिन से थोड़ा बुखार लगा हुआ है, थोड़ा सा आवाज़ में दिक्कत होगा तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। बाकी सारा क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से याद करवाया जाएगा। बस ध्यानपूर्वक क्लास को देखिए, आपको हर वो क्वेश्चन याद होगा और डिटेल के साथ याद होगा। तो कह रहा है ना कि कल हम लोग सिनेमा देखने जा रहे हैं
में कौन सा कारक है? तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अधिकरण है। क्या है? अधिकरण। ठीक है, याद रखिएगा। तो कल हम लोग सिनेमा देखने जा रहे हैं में कौन सा कारक है? तो अधिकरण है। आगे देखिए कह रहा है कि कल हम लोग सिनेमा देखने जा रहे हैं, इस वाक्य में जो है ना अधिकरण कारक है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कारक क्या है? तो कारक जो है ना संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों में जो संबंध होता है ना उसे क्या कहेंगे? कारक कहेंगे। तो कारक किसे कहेंगे? तो संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से जो संबंध होता है उसे क्या कहेंगे? तो कारक कहेंगे। यहाँ पे ना कारक के भेद एवं उनके विभक्ति चिन्ह दिया हुआ है। ठीक है, देखिए कारक दिया हुआ है और विभक्ति चिन्ह दिया हुआ है। देखिए कर्ता का बोलेगा तो विभक्ति चिन्ह ने होता है, कर्म का बोलेगा तो को होता है। ठीक है, और करण का बोलेगा तो से होता है, संप्रदान का बोलेगा तो को और के लिए होता है, अपादान के लिए बोलेगा तो से होता है, संबंध के लिए बोलेगा तो का, के, की, र, रे, री होता है। ठीक है, आगे देखिए अधिकरण के लिए जो है ना में और पर होता है, संबोधन के लिए हे, अरे, अजी, अहो होता है। संबोधन करने के लिए ना हे, अरे, अजी, अजो, अहो होता है। अधिकरण कारक के बारे में बोल रहा है कि जो शब्द क्रिया के समय स्थान अवसर आदि का बोध कराए उसे अधिकरण कारक कहेंगे। आगे देखिए दिया हुआ है कि प्रश्न में दिए गए वाक्य में कल जो है ना क्रिया के समय का बोध करता है, इसलिए क्या कहते हैं? अधिकरण कारक कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 54 पे कह रहा है कि ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति 1840 के दशक तक निर्यात की प्रमुख वस्तु कौन थी? बताइए। कह रहा है कि ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के 1840 के दशक तक निर्यात की प्रमुख वस्तु जो है ना कौन थी? तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कपास है। क्या है? कपास। इसको जब खत्म हो जाएगा ना तो इसके बाद जो है ना मेंस का, इसका जो मेंस एग्जाम हुआ था उसका कंप्लीट करके फिर वापस जो है ना फर्स्ट सेकंड सेट पे आ जाएंगे। ठीक है, तो बहुत लोग का मैसेज आ रहा था ना कि पहले 64 पोस्ट वाला पीटी मेंस करवा दी, इसीलिए जो है ना हम डायरेक्ट 64 पोस्ट वाला पीटी और मेंस मतलब करवाने के लिए मतलब ये सोचे कि करवा ही देते हैं। चलिए आगे देखिए, तो याद रखिएगा ना कि ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के 1840 के दशक तक निर्यात की प्रमुख वस्तु कौन सी है? तो कपास है। क्या है? कपास। आगे देखिए कह रहा है कि ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के 1840 के दशक तक निर्यात की प्रमुख वस्तु क्या था? तो कपास था। क्या था? कपास। ठीक है, याद रखिएगा। तो ब्रिटेन के औद्योगिक क्रांति के 1840 के दशक तक निर्यात की प्रमुख वस्तु क्या था? तो कपास था। नेक्स्ट है ब्रिटेन का कपास उद्योग 1840 के दशक तक औद्योगिकीकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग जो है ना बन चुका था। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है इसके बाद लोहा, इसके बाद जो है ना लोहा और स्टील उद्योग जो है ना आगे निकल गया। क्या हुआ? इसके बाद जो है ना लोहा और स्टील उद्योग क्या हुआ? आगे निकल गया। आगे कह रहा है कि 1840 के दशक से इंग्लैंड में और 1860 के दशक में इसके उपनिवेशों में रेलवे का विस्तार होने लगा था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फलस्वरूप लोहे और स्टील की जरूरत तेजी से बढ़ी और 1873 तक जो है ना ब्रिटेन के लोहा और स्टील निर्यात का मूल्य लगभग जो है ना 7.7 करोड़ पाउंड हो गया था। ठीक है, तो कह रहा है कि 1873 तक ब्रिटेन के लोहा और स्टील निर्यात का मूल्य लगभग जो है 7.7 करोड़ पाउंड हो गया और यह राशि इंग्लैंड के कपास निर्यात के मूल्य से क्या हो गई? दोगुनी थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आइए 55 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 का रहा है कि धेनु, सुरभि और पयस्विनी किसका प्रवाची है? बताइए। तो क्वेश्चन में कह रहा है ना कि धेनु, सुरभि, पयस्विनी जो है एक किसका प्रवाची है? तो इसका जो है किसका है? तो गाय का है। किसका है? देखिए गाय का है। ठीक है, आगे आइए। देखिए कह रहा है ना कि धेनु, कह रहा है कि धेनु, सुरभि एवं पयस्विनी तीनों गाय के क्या है? प्रवाची है। धेनु, सुरभि और पयस्विनी क्या है? तीनों गाय का प्रवाची है। और गाय के अन्य प्रवाची शब्द बोलेगा तो गौरी होता है, भद्रा होता है, दुग्धी होता है। ठीक है, और गंगा का बात करें, गंगा का सुरसरी होता है, देवनंदी होता है, जहानवी होता है, तृप्त गंगा धंगा होता है, मंदाकिनी होता है। नेक्स्ट यमुना का बात करें, यमुना का त्रानी होता है, तनुजा होता है, अर्कजा होता है, भानुजा होता है और सुरसुता होता है। ठीक है, ये सभी जो है ना प्रवाची शब्द दिया हुआ था। आइए क्वेश्चन 56 पे देखिए कह रहा है कि सर्वाधिक जो है ना प्रत्यास्थ कौन सी वस्तु है? बताइए। सर्वाधिक जो है प्रत्यास्थ कौन सी वस्तु है? तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टील है। क्या है? तो स्टील है। तो सर्वाधिक बोल रहा है कि प्रत्यास्थ कौन सी वस्तु है? तो स्टील है। क्या है? स्टील। देखिए दरोगा सीरीज जो है ना 1 और सेकेंड एडिशन की बुक पे का पेज नंबर 394 और क्वेश्चन नंबर कितना 39 में दिया हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, इसलिए इस बुक जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बुक के अगर दरोगा दृष्टि से देखिएगा तो कह रहा है कि सर्वाधिक प्रत्यास्थ वस्तु जो है ना स्टील होता है। सर्वाधिक प्रत्यास्थ वस्तु क्या होता है? स्टील होता है। और प्रत्यास्थ वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण उस वस्तु पर लगाए गए विरूपक बल के द्वारा उत्पन्न आकार अथवा आकृति के परिवर्तन का विरोध करती है एवं जैसे ही वस्तु में यह विरूपक
बल हटा दिया जाता है तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में क्या होती है, लौट आती है। ठीक है, और सर्वाधिक प्रत्यास्थता वाला पदार्थ बोलेगा तो कौन होता है, स्टील होता है। ठीक है, स्टील होता है। चलिए क्वेश्चन आइए 57 पे। देखिए कह रहा है कि काला पानी विवाद किस देश के बीच जो है ना विवादित है, बताइए। काला पानी विवाद जो है किस देश के बीच विवादित है, तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और नेपाल है। क्या है, भारत और नेपाल। तो काला पानी विवाद बहुत ज़्यादा फेमस था एक समय में। ठीक है, तो ये बोल रहा है ना 2020 में इस समय फेमस था। तो कह रहा है काला पानी विवाद जो है ना किस देश के बीच विवादित है, तो ये देखिए जो है ना ये भारत और नेपाल था। ठीक है, तो काला पानी विवाद जो है भारत नेपाल के बीच क्षेत्रीय विवाद है। और मई 2020 में जो है नेपाल में एक नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया गया, जिसमें न केवल काला पानी पर बल्कि उत्तराखंड के लिम्पियाधुरा और लिपुलेख क्षेत्रों पर भी दावा किया गया, कि जिस कारण भारत में जो है ना कूटनीतिक आक्रोश फैल गया तथा दोनों देशों के बीच इस संबंध में क्या होगा, विवाद उत्पन्न हो गया। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि काला पानी जो है उत्तराखंड की एक घाटी है। याद रखिएगा काला पानी क्या है ना, उत्तराखंड की एक घाटी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। काला पानी क्या है, उत्तराखंड की एक घाटी है, जिसे भारत द्वारा पिथौरागढ़ जिले के हिस्से के रूप में क्या किया, प्रतिबंधित किया जाता है। ठीक है, प्रतिबंधित किया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए 1816 में नेपाल साम्राज्य और ब्रिटिश भारत के ने सुगौली की संधि, कह रहा है ना कि 1816 में नेपाल साम्राज्य और ब्रिटिश भारत ने सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर किया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि नेपाल जो है मतलब 1816 में नेपाल साम्राज्य और ब्रिटिश भारत ने सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर किया, जिसने काली नदी को भारत के साथ नेपाल की पश्चिमी सीमा के रूप में जो है ना स्थापित किया था। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि भारत सरकार के अनुसार सीमा काला पानी से शुरू होती है। ठीक है, भारत सरकार के अनुसार जो है ना सीमा जो है काला पानी से शुरू होती है, जहाँ से नदी शुरू होती है वही नेपाल के लिम्पियाधुरा से नीचे की ओर जो है ना पूरे खंड के पूर्व से पहाड़ों में स्थित एक उच्च भूभाग तक के स्वामित्व का दावा करता है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि काला नदी को जो है ना काली नदी को उत्तराखंड में जो है ना शारदा नदी या काली गंगा के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि काली नदी को उत्तराखंड में किस नाम से जानते हैं, तो शारदा नदी और काली गंगा के नाम से जानते हैं। तो काली नदी को उत्तराखंड में जो है ना शारदा नदी और काली गंगा नदी के नाम से जानते हैं। काली नदी पर स्थित उत्तर प्रदेश में घाघरा नदी में मिलती है, और जो गंगा की क्या है, सहायक नदी है, याद रखिएगा। और देखिए कह रहा है कि काली नदी की परियोजनाएं क्या क्या है, तो टकनपुर जल है विद्युत परियोजना है, चमेलिया जल विद्युत परियोजना है, और शारदा बैराज इत्यादि है। ठीक है, आगे देखिए सुस्ता क्षेत्र क्या है, ये उत्तर प्रदेश में है, में भी भारत और नेपाल के बीच विवादित क्षेत्रों में से एक है सुस्ता क्षेत्र। ठीक है, और सुस्ता जो है ना गंडक नदी के तट पर स्थित है, और इसे नेपाल में नारायणी नदी कहते हैं। ठीक है, तो सुस्ता जो है ना ये गंडक नदी के तट पर स्थित है, इसे नेपाल में क्या कहते हैं, नारायणी नदी के नाम से जानते हैं। चलिए क्वेश्चन आइए 58 पे। देखिए 58 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रांकुर और एवं मूलांकुर किसे संबंधित है, बताइए। प्रांकुर एवं मूलांकुर जो है किसे संबंधित है, बताइए क्या होगा। तो प्रांकुर और मूलांकुर जो है ना ये किसे संबंधित है, तो बीज से है। क्या होता है, बीज से संबंधित है। क्या है, बीज से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए कह रहा है ना कि प्रांकुर एवं मूलांकुर जो है बीज से संबंधित है, और बीज की सबसे बाहरी भित्ति को बीजावरण मतलब सीड कोट कहा जाता है, और बीजावरण में दो अध्यावरणों का बना होता है। बाहरी खोल के बीच चोल तथा अंदर के खोल को टेंगमेन कहा जाता है। बीजावरण के नीचे भ्रूण होता है, और भ्रूण में दो सफ़ेद गुदेदार संरचनाएं होती है, जो बीज पत्र क्या करता है, कोलिलेंडनस कहलाती है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि भ्रूण में जो है ना एक छोटा सा अक्ष होता है। क्या होता है, भ्रूण में जो है ना एक छोटा सा अक्ष होता है, जिससे बीज पत्र जुड़े रहते हैं। क्या, तो जिससे बीज पत्र जुड़े रहते हैं, और अक्ष का वह भाग जो बीज के नुकीले सिरे की ओर होता है उसे क्या कहते हैं, मूलांकुर कहा जाता है। क्या कहते हैं, मूलांकुर कहा जाता है। और दूसरे भाग जो बीज पत्रों के बीच होता है उसे क्या कहते हैं, प्रांकुर कहलाता है। क्या कहते हैं, प्रांकुर कहलाता है, मतलब प्लम्बल कहते हैं। ठीक है, प्लम्यूल कहते हैं, प्लम्यूल। चलिए क्वेश्चन आइए 59 पे। ये क्वेश्चन 59 कर रहा है कि प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है, बताइए किससे प्राप्त होता है। प्राथमिक जो घाटा प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है, इसका 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी से होता है। ठीक है, तो प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी से होता है। तो कह रहा है कि प्राथमिक घाटा बराबर क्या है, राजकोषीय घाटा माइनस सरकार द्वारा ब्याज अदायगी। देखिए नेक्स्ट टॉपिक कर रहा है कि चालू वर्ष के राजकोषीय घाटे और पहले से ली गई उधारियों पर ब्याज भुगतान के अंतर को प्राथमिक घाटा कहते हैं। ठीक है, अर्थात यदि राजकोषीय घाटा में से ब्याज भुगतान को हटा दिया जाए तो प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। ठीक है, तो कह रहा है ना कि चालू वर्ष के राजकोषीय घाटे और पहले से ली गई उधारियों पर
ब्याज भुगतान के अंतर को प्राथमिक घाटा कहते हैं। अर्थात यदि राजकोषीय घाटा में से ब्याज भुगतान को घटा दिया जाएगा तो क्या होगा, प्राथमिक घाटा होगा। मतलब राजकोषीय घाटा में ब्याज भुगतान घटाएंगे ना तो प्राथमिक घाटा निकलेगा। ठीक है, जैसे देखिए बजट घाटा बराबर क्या है, मतलब बजट घाटा का निकालना है तो क्या होगा, बजटीय व्यय माइनस बजटीय प्राप्तियाँ होगा। अगर राजस्व घाटा निकालना रहेगा तो राजस्व व्यय माइनस क्या है, राजस्व प्राप्तियाँ है। और राजकोषीय निकालना रहेगा तो बजट घाटा प्लस बाजार उधारी माइनस देयता होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन आइए 60 पे, कह रहा है कि वेस्टर्न लेन पुस्तक जिसे बुकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया था उसके लेखक कौन थे, बताइए। कह रहा है ना कि वेस्टर्न लेन पुस्तक जिसे बुकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया था उसके लेखक कौन थे, तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चेतना मारू थे। कौन थे, चेतना मारू। तो ये आगे कह रहा है कि चेतना मारू के उपन्यास वेस्टर्न लेन को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए नामित किया गया था। अन्य बुकर पुरस्कार के बारे में बात कर रहा है कि 2023 में जो है ना पॉल लिंच को आयरिश उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए दिया गया 2023 में। और 2022 में बोलेगा तो सिहान करुणा तालिका को दिया गया, जो श्रीलंका द सेवन मून्स ऑफ अल्मीडा के लेखक थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 61 पे कह रहा है कि पानी में गिरा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, बताइए क्या कारण है। पानी में गिरा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, क्या कारण है। इसका जो कारण होता है ना अपवर्तन होता है। क्या होता है, अपवर्तन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो पानी में गिरा हुआ सिक्का जो होता है ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है ना, वो किसका कारण है, तो अपवर्तन का कारण होता है। ठीक है, आगे देखिए दिया हुआ कि पानी में गिरा हुआ सिक्का प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है ना उठा हुआ प्रतीत होता है। जब सिक्के से प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जो है ना जाती है तो अपवर्तित किरणें जो है ना विलंब से क्या होती है, दूर झुक जाती है। उस बिंदु तक जहाँ से अपवर्तित किरणें आती है वही प्रतीत होती है। क्योंकि किरणें सिक्के के ऊपर एक बिंदु पर आती प्रतीत होती है, इसलिए सिक्का जो है ना ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे आइए। देखिए यहाँ पे जो है ना विरल माध्यम में फोटो के द्वारा जो दर्शाया गया है, यहाँ देखिए μ1 है, P है, R है, M है, N है और S है। देखिए सघन माध्यम में। ठीक है, डिसेंसर मीडियम μ2 है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ फिगर में। चलिए क्वेश्चन आइए देखिए 62 पे। देखिए क्वेश्चन 62 कर रहा है कि ऊर्ध्वापातन की प्रक्रिया में पदार्थ किस अवस्था में जो है ना परिवर्तित होता है, बताइए। कह रहा है कि ऊर्ध्वापातन की प्रक्रिया में पदार्थ किस अवस्था में जो है ना परिवर्तित होता है, तो 62 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठोस से सीधे गैस में। क्या होगा, ठोस से सीधे गैस में। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्ध्वापातन की प्रक्रिया में पदार्थ किस अवस्था में जो है ना परिवर्तित होता है, तो ठोस से क्या होता है, सीधे गैस में होता है। आगे देखिए कह रहा है कि ऊर्ध्वापातन की प्रक्रिया ऊर्ध्वापातन होगा। ऊर्ध्वापातन की प्रक्रिया में पदार्थ ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित होता है। और आगे कह रहा है यह भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है। क्या है, यह एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैस में क्या होती है, परिवर्तित होता है। उदाहरण में क्या है, कपूर का ठोस से सीधे वाष्प के रूप में उड़ जाना जो है नेप्थलीन की गोलियां, अमोनिया क्लोराइड इत्यादि है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 63 पे कह रहा है कि भारत में गरीबी के निर्धारण किस विधि के द्वारा जो है ना किया जाता है, बताइए। भारत में गरीबी का जो निर्धारण होता है वो किस विधि के द्वारा किया जाता है, तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यय विधि। क्या होगा, व्यय विधि। तो कह रहा है कि भारत में व्यय विधि के द्वारा गरीबी का निर्धारण किया जाता है। और सी रंगराजन की अध्यक्षता में 2012 में एक समिति का गठन किया गया जो अपना रिपोर्ट 2014 में प्रस्तुत किए। सी रंगराजन समिति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 972 तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 1407 प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग जो है ना व्यय को गरीबी रेखा में क्या किया, परिभाषित किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 पे कह रहा है कि 16वां वित्त आयोग के जो है अध्यक्ष कौन है, बताइए। 16वां वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है ना, देखिए क्वेश्चन पूछ दिया है 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष कौन, अरविंद परगड़िया है। कौन है, अरविंद परगड़िया। तो अरविंद परगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बोलेगा तो एन के सिंह है। कौन है, एन के सिंह। नेक्स्ट कह रहा है कि सरकार ने 5 वर्ष की अवधि 2026 से 27 से लेकर 30 से 31 के लिए नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद परगड़िया को 16वें जो है ना वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है, 2026 से 27 से लेकर 30 से 31 तक जो है ना, मतलब नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष कौन है, अरविंद परगड़िया को 16वें वित्त आयोग का क्या किया, अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 65 पे कह रहा है कि नमस्ते पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। एक पोर्टल से भी क्वेश्चन आता ही है, कौन सा पोर्टल कौन लॉन्च किया, कौन सा ऐप कौन लॉन्च किया। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आया था कि नमस्ते पोर्टल जो है ना किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयुष मंत्रालय के द्वारा जो है ना नमस्ते पोर्टल को लॉन्च किया गया था। तो कह रहा है कि नमस्ते पोर्टल आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था और 9 नवंबर 2014 को आयुष मंत्रालय का गठन किया गया। तो आयुष मंत्रालय का गठन कब किया गया, 9 नवंबर 2014 को गठन किया गया था। और आयुष मंत्रालय ने राष्ट्रीय आयुर्वेद रुनता कोड NAMC विकसित किया। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 66 पे कह रहा है कि अमाशय में भोजन का पाचन किसके द्वारा होता है, बताइए। अमाशय में जो भोजन का पाचन होता है वो किसके द्वारा होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, HCl के द्वारा होता है। क्या होता है? HCl के द्वारा होता है, ठीक है। तो अमाशय में भोजन का पाचन HCl के द्वारा होता है। अमाशय बच्च गुहा में बाईं तरफ फैली हुई संरचना होती है जो 3 भागों में क्या होती है? बटी रहती है। कौन कौन भाग होता है? एक होता है अग्र भाग होता है, इसको कार्डियक कहते हैं। दूसरा होता है मध्य भाग होता है, उसको फर्डी कहते हैं। तीसरा पश्च भाग होता है, उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? पाइलोरी कहेंगे। क्या कहेंगे? पाइलोरी कहेंगे, ठीक है। आगे देखिए दिया हुआ है कि अमाशय की भीतरी का दीवार जठर ग्रंथियाँ मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो है ना पाई जाती है। तो अमाशय की भीतरी दीवार पर जठर ग्रंथियाँ जो है ना पाई जाती है। अमाशय की भीतरी दीवार पर उपस्थित अम्लीय जिसका pH मान 1.8 होता है, जठर रस के अंतर्गत पाचक एंजाइम तथा पेप्सिन एवं रेनिन तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl एवं म्यूकस आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि HCl की उपस्थिति में पेप्सिनोजन सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है एवं प्रोटीन को सरल अणुओं में क्या करती है? तोड़ देती है। तो कह रहा है कि HCl की उपस्थिति में पेप्सिनोजन सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है एवं प्रोटीन को सरल अणुओं में क्या करता है? तोड़ देती है। पेप्सिन का स्रवण मुख्य कोशिकाओं द्वारा किया जाता है जो उदर ग्रंथियों के नज़दीक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि HCl की उपस्थिति में निष्क्रिय पायरोनिन लाइपेज वसा का पाचन करके उसे ट्राइग्लिसराइड में क्या करता है? बदल देता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 पे कह रहा है ना कि ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, बताइए। कह रहा है कि ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शांता थोरेम। क्या है? शांता थोरेम। तो कह रहा है कि तेलंगाना की मुख्य नवाचार अधिकारी शांता थोरेम को 27 से 29 अगस्त तक मॉस्को में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से जो है ना सम्मानित किया गया है, ठीक है। और डिल्मा रूसेफ जो है ना ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति थी, ठीक है। डिल्मा रूसेफ जो क्या थी? ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति थी। और नेक्स्ट कह रहा है कि गीतिका श्रीवास्तव पाकिस्तान में भारत की पहली महिला प्रभारी नियुक्त की गई थी। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पाकिस्तान में भारत की पहली जो है ना महिला प्रभारी किसे नियुक्त किया गया था? गीतिका श्रीवास्तव को किया गया था। नेक्स्ट है श्रीमती शेफाली बी सरन को PIB का प्रधान महानिदेशक जो है ना नियुक्त किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 पे कह रहा है किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड्स 2016 में फिल्म के डायरेक्टर कौन थे, बताइए। किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड्स 2016 फिल्म के डायरेक्टर कौन थे? तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विकास खन्ना। कौन थे? विकास खन्ना। तो कह रहा है किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड्स 2016 के फिल्म के डायरेक्टर विकास खन्ना थे। और जो है ना संजीव कपूर बोले एक भारतीय सेलिब्रिटी शेफ है, और राजकुमार बोले एक भारतीय फिल्म अभिनेता है, और रेखा शर्मा बोलेगा राष्ट्रीय महिला आयोग की जो है ना अध्यक्ष है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 पे कह रहा है किसी वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम वस्तु और सेवा का उत्पादन क्या कहलाता है, बताइए। कह रहा है किसी वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम वस्तु और सेवा का उत्पादन क्या कहलाता है, बताइए क्या होगा। 69 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। उस क्षेत्र का कुल उत्पादन। क्या है? उस क्षेत्र का कुल उत्पादन होगा। तो कह रहा है किसी वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम वस्तु और सेवा का उत्पादन क्या कहलाता है? तो उस क्षेत्र का कुल उत्पादन कहलाता है। चलिए आगे आइए, देखिए आगे कह रहा है कि किसी वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम वस्तु एवं सेवा उत्पादन का उस क्षेत्र का कुल उत्पादन कहलाता है, जिसे आमतौर पर जो है ना GDP कहते हैं। क्या कहते हैं? GDP कहते हैं। आज GDP क्या होता है? किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर स्थित निवासी उत्पादक और गैर निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं को अंतिम मौद्रिक मूल्य को जो है ना सकल घरेलू क्या कहते हैं? उत्पाद कहलाता है, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप जो है ना सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। क्या कहलाता है? GDP कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 पे कह रहा है कि सौर ऊर्जा से बल्ब जलाने हेतु परिवर्तित ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है, बताइए। सौर ऊर्जा से बल्ब जलाने हेतु परिवर्तित ऊर्जा होती है, कौन सी ऊर्जा होती है? तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। क्या है? सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा होगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि सौर ऊर्जा से बल्ब जलाने हेतु परिवर्तित ऊर्जा सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में होगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है सौर ऊर्जा क्या होता है? तो फोटो वोल्टेविक यह एक उपकरण है जो इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया के माध्यम से सूर्य के प्रकाश को सोलर सेल्स जो सिलिकॉन या अन्य अर्धचालक उपकरण सेमीकंडक्टिंग डिवाइस से बना होता है, जो सूर्य के प्रकाश के संपर्क पर आने पर क्या होता है? विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। नेक्स्ट कह रहा है कि सूर्य से प्राप्त होने वाली विकिरण और विभिन्न तकनीक जैसे फोटोवोल्टेइक पैनल, सौर हीटर आदि का उपयोग विद्युत एवं थर्मल ऊर्जा के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है सोलर थर्मल क्या है? तो सोलर थर्मल पावर सिस्टम, जिसे कंस्टेंटिंग सोलर पावर सिस्टम के रूप में जानते हैं, विद्युत उत्पादन करने हेतु थर्मल रूट का उपयोग कर जो है ना उच्च तापमान ऊर्जा स्रोत के रूप में संकेंद्रित और विकिरण उपयोग किया जाता है।
नेक्स्ट करा है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो भारत का एक पहल है ना, जो 122 देशों से अधिक देशों का क्या है तो संगठन है। अब वर्ष 2025 तक वैश्विक सौर क्षमता में भारत की हिस्सेदारी कितना है तो 8% होने की उम्मीद है। और 363 गीगावाट जो है कि भविष्य की संभावना क्षमता के साथ भारत को ऊर्जा क्षेत्र में एक वैश्विक नेता के रूप में उभरने की संभावना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 पे कर रहा है कि दुर्लभ लाल अंगोरा प्रकाश किस संस्था द्वारा देखा गया था, बताइए। दुर्लभ लाल अंगोरा प्रकाश किस संस्था द्वारा देखा गया था, तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, तो कह रहा है कि दुर्लभ लाल अरोरा है, दुर्लभ लाल अरोरा प्रकाश किस संस्था द्वारा देखा गया था, तो लद्दाख ऑब्जर्वेटरी होगा। तो दुर्लभ लाल अरोरा प्रकाश लद्दाख ऑब्जर्वेटरी संस्था द्वारा देखा गया था। और दक्षिणी गोलार्ध में इसे अरोरा ऑस्ट्रेलिसिस या सदर्न लाइट्स के नाम से जो है ना जानते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आइए 72 पे कह रहा है कि बहुराष्ट्रीय निगम से संबंधित सही कथन को चुने। बहुराष्ट्रीय निगम से संबंधित सही कथन को चुने, इसमें कौन सा कथन सही है बताइए। तो 72 का जो सही उत्तर होगा ना, 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों है। ठीक है, इसमें जो पहला ऑप्शन होगा ना, इसमें कह रहा है कि बहुराष्ट्रीय निगम से संबंधित जो सही कथन को चुनना था, तो पहला होगा यह एक अधिक देशों के उत्पादन पर नियंत्रण एवं स्वामित्व रखता है, ये भी बिल्कुल क्या है तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है यह अधिक से अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से उस देशों में कारखाना स्थापित करती है और जहाँ सस्ता श्रम संसाधन उपलब्ध हो। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका कथन जो है इसका सही उत्तर 72 क्या होगा, ए और बी दोनों क्या है तो सही है। ठीक है, इधर आइए डिस्कशन में देखिए कह रहा है ना कि ए और बी दोनों कथन क्या है तो सत्य है। ठीक है, तो बहुराष्ट्रीय निगम कंपनी हुआ है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन एवं नियंत्रण और स्वामित्व रखती है, जैसे फोर्ड मोटर, सैमसंग, कोका कोला और टाटा मोटर्स इत्यादि है। ठीक है, तो यह उत्पादक लागत में कमी करने और अधिक लाभ कमाने के लिए उद्देश्य से किसी स्थान या देश में उत्पादन के लिए प्रतिष्ठान स्थापित करता है, जहां उसे सस्ती भूमि, श्रम तथा कच्चा माल क्या करता है मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 पे कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन पर नजर रखने हेतु G20 सैटेलाइट किस देश द्वारा जो है ना लॉन्च किया जाएगा, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है। कह रहा है जलवायु परिवर्तन पर नजर रखने हेतु G20 सैटेलाइट किस देश द्वारा लॉन्च किया जाएगा, तो 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के द्वारा। क्या है, भारत के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो जलवायु परिवर्तन पर नजर रखने हेतु G20 सैटेलाइट भारत के द्वारा क्या किया गया, लॉन्च किया जाएगा। और पर्यावरण और जलवायु पर मिशन के साथ साथ ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस भी क्या किया लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 74 पे कह रहा है कि WTO का पूर्ववर्ती संस्था के रूप में किसे जाना जाता है, बताइए। WTO का पूर्ववर्ती संस्था के रूप में किसे जानते हैं, तो 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, टैरिफ और व्यापार पर समान समझौता। ठीक है, तो कह रहा है कि WTO का पूर्ववर्ती संस्था के रूप में किसे जानते हैं, तो टैरिफ और व्यापार पर समान समझौता। आगे देखिए कह रहा है कि टैरिफ और व्यापार पर समान समझौता मतलब जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, को WTO का पूर्ववर्ती संस्था के रूप में जानते थे। ठीक है, जिसको ना गैट बोलते हैं। जिससे पहले ना WTO को जो है ना क्वेश्चन ऐसे भी दे देगा कि WTO का पहला नाम क्या था, तो गैट था। ठीक है, गैट का GA तो इसको गैट का फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या होगा, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि वर्ष 1947 में 23 देशों द्वारा मुक्त एवं न्यायपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था के निर्माण के लिए एक समझौता किया गया, जिसके माध्यम से व्यापार से संबंधित प्रशुल्क और गैर प्रशुल्क बाधाओं को कम किया जा सके। आगे देखिए कह रहा है कि यह समझौता 1 जनवरी 1947 को प्रभाव में आया। इसका मुख्यालय बोलेगा तो WTO कहाँ है, जिनेवा में स्थापित किया गया। और आगे कह रहा है उरुग्वे दौर के वार्ता के दौरान प्रशुल्क एवं व्यापार संबंधी सामान्य समझौते के महानिदेशक आर्थर डंकल ने एक समझौता मसौदा प्रस्तुत किया। और डंकल मसौदा सदस्य देशों के मध्य व्यापक विचार के विमर्श के पश्चात वर्ष 1994 में मराकेश समझौता पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था को विनियमित करने के उद्देश्य से जो है ना विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना 1 जनवरी 1995 को किया गया। ठीक है, तो WTO का स्थापना बोलेगा तो 1 जनवरी 1995 को स्थापना किया गया था। इसका पहले नाम क्या था, तो गैट था। इसका मुख्यालय कहाँ है, WTO का जिनेवा है। अब वर्तमान में जो है WTO के 164 सदस्य देश हैं और अंतिम सदस्य बोलेगा तो कौन सा, अफगानिस्तान है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन आइए 75 पे कह रहा है तटरक्षक बल की स्थापना कब हुआ था, बताइए। तटरक्षक बल की स्थापना जो है ना कब हुआ था, तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 फरवरी 1977 को जो है ना तटरक्षक बल की स्थापना हुआ था। तो कह रहा है कि भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई थी।
और यह विश्व में चौथे सबसे बड़े तटरक्षक बल है, ठीक है, विश्व में। और यह रक्षा मंत्रालय के तहत कार्यरत एवं सशस्त्र बल की खोज और बचाव एवं समुद्री कानून प्रवर्तन एजेंसी है। और इसका मुख्यालय बोलेगा तो नई दिल्ली में, ठीक है। इससे गठन करने की अवधारणा 1971 में युद्ध के बाद अस्तित्व में आई थी, ठीक है। चलिए आगे आइए। आगे देखिए, परीक्षा उपयोगी जो है ना, भारतीय सेना बल की स्थापना मुख्यालय दिया हुआ है। कौन सा सेना बल का स्थापना कब हुआ था और उसका मुख्यालय कहाँ है? देखिए, सेना बल है, मुख्यालय है और स्थापना है। तो अगर भारतीय वायुसेना का अगर पूछेगा कि इसका स्थापना कब हुआ था, तो 8 अक्टूबर 1932 को स्थापना हुआ था। इसलिए 8 अक्टूबर को जो है ना वायुसेना दिवस मनाते हैं। इसका मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ है? नई दिल्ली में है। तो भारतीय वायुसेना का जो स्थापना हुआ था 8 अक्टूबर 1932 को स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। अब भारतीय नौसेना का बोलेगा तो इसका स्थापना हुआ था 25 जनवरी 1950 को स्थापना हुआ था और मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। अब भारतीय थल सेना का बोलेगा स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1895 को स्थापना हुआ था, मुख्यालय बोलेगा तो नई दिल्ली है। और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल बोलेगा तो इसका स्थापना हुआ था 10 मार्च 1959 को स्थापना हुआ था, मुख्यालय बोलेगा तो इसका भी नई दिल्ली है। और केंद्रीय रिजर्व पुलिस का बोलेगा तो इसका स्थापना हुआ था 27 जुलाई 1939 को स्थापना हुआ था, मुख्यालय बोलेगा तो नई दिल्ली में है। और सबसे पुराना बोलेगा तो असम राइफल है, ठीक है। इसका स्थापना 1835 में हुआ था, मुख्यालय बोलेगा शिलोंग मेघालय में है। चलिए क्वेश्चन रहिए 76 पे, कह रहा है कि वर्ष 1971 में क्या घटित हुआ था? बताइए, वर्ष 1971 में जो है ना क्या घटना हुआ था? बताइए क्या हुआ था? सबको पता है कि भारत सोवियत संघ फ्रेंडशिप समझौता हुआ था 1971 में, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि वर्ष 1971 में भारत सोवियत संघ फ्रेंडशिप समझौता हुआ था और भारत ने अगस्त 1971 में सोवियत संघ के साथ 20 वर्षीय शांति और मित्रता की संधि के पर हस्ताक्षर किया था, मतलब साइन किया था। आगे देखेगा कह रहा है शिमला समझौता के बारे में। 2 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। तो क्वेश्चन पूछेगा ना कि शिमला समझौता जो हुआ कब हुआ था? तो 2 जुलाई 1972 को हुआ था। किन दो देश के बीच हुआ था? भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था। इसमें भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो शामिल हुए थे। और शिमला समझौते में दोनों देश के इस बात पर सहमत हुए थे कि कश्मीर सहित सभी मुद्दे आपसी बातचीत और सहमति में सुलझाएंगे। ये सब बातचीत किया गया था, ठीक है। शिमला समझौता हुआ था। आगे देखिए कह रहा है ताशकंद समझौता क्या था? इसके बारे में कह रहा है कि ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 11 जनवरी 1966 को हुआ था और एक शांति समझौता था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि ताशकंद समझौता जो है ना कब हुआ था? तो 11 जनवरी 1966 को हुआ था। और किन दो देश के बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। और नेक्स्ट कह रहा है कि 1965 में भारत पाक युद्ध विराम के बावजूद युद्ध क्षेत्रों में झड़पें बंद नहीं हुई थी। इसी स्थिति को समाप्त करने के लिए जो है सोवियत संघ ने विशेष रुचि ली और सोवियत संघ दोनों पक्षों को वार्ता के लिए ताशकंद आमंत्रित किया था। नेक्स्ट है सोवियत संघ का विघटन। कह रहा है सोवियत संघ का विघटन जो है ना 25 दिसंबर 1991 को हुआ था। तो सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था वो 25 दिसंबर 1991 को हुआ था। और सोवियत संघ का विघटन के उपरांत 15 नए देश बने थे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन आइए 77 पे, कह रहा संक्रमण धातु कौन है? बताइए संक्रमण धातु जो है कौन सा है? तो 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पैलेडियम है। क्या है? पैलेडियम जो है एक संक्रमण धातु है। पैलेडियम जो है 46 पीडी एक संक्रमण धातु है। ब्लॉक डी के तत्व संक्रमण तत्वों के नाम से जो है जाना जाता है। तो डी ब्लॉक में जितने तत्व होते हैं वो संक्रमण के नाम से जानते हैं। इन तत्वों के परमाणुओं का अपने अंतिम इलेक्ट्रॉनों को डी ऑर्बिटल में ही प्राप्त करते हैं। ऐसे तत्व जिनके परमाणु अथवा आयन में अधूरे भूरे हुए अर्धपूरित डी ऑर्बिटल उपस्थित हो संक्रमण तत्व कहलाता है। संक्रमण तत्वों के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? n-1 इंटू डी पावर 1-10 ns जो है ना 1-2 होता है, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि पैलेडियम कह रहा है कि ग्रे सफ़ेद धातु होता है। पैलेडियम क्या है? तो ग्रे सफ़ेद धातु होता है और यह बेहद नमनीय है और अब आसानी से काम करता है। पैलेडियम समान तापमान पर वातावरण से घुल मिल सकता है। इस प्रकार धातु उसके मिश्रित धातु गहने एवं सजावटी इलेक्ट्रॉनिक्स सामान में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए कह रहा है कि पैलेडियम जो है ना का मुख्य उपयोग और ऑटोमोबाइल उत्प्रेरक कन्वर्टर्स में होता है। पैलेडियम प्रदूषणकारी हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड को निकास में एक उत्प्रेरक के रूप में काम करता है, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि राष्ट्रीय एकता दिवस किस महापुरुष की जयंती पे जो है ना मनाया जाता है? बताइए राष्ट्रीय एकता दिवस जो है किस महापुरुष की जयंती पे मनाते हैं? सबको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है ना जयंती पे क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पे मनाया जाता है। अब आगे देखिए कह रहा है कि राष्ट्रीय एकता दिवस की शुरुआत जो है ना 2014 में भारत सरकार के द्वारा किया गया था मनाने का। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। और नव स्वतंत्र देश में राष्ट्रीय एकीकरण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता संपूर्ण और समझौताहीन थी।
जिसके कारण उन्हें भारत का लौह पुरुष की उपाधि मिली थी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस, इनके बारे में कह रहा है कि 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस के रूप में जो है ना 2021 से मनाया जाना प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट कह रहा है सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। नेक्स्ट है रविन्द्रनाथ टैगोर, इसके बारे में कह रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और नोबेल गीतांजलि पुरस्कार के विजेता हैं। इन्हें गुरुदेव के नाम से जो है ना जाना जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर को। इनका जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था 7 मई 1861 को हुआ था। नेक्स्ट है राजीव गांधी, भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री 40 वर्ष की उम्र में बने थे। जो सबसे कम उम्र के कौन से प्रधानमंत्री थे? राजीव गांधी थे, ठीक है, जो 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बन गए थे। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को बम्बई में हुआ था। वे भारत के 7वें प्रधानमंत्री 31 अक्टूबर 1984 से मतलब जो है ना क्या है तो मतलब दिसंबर 1989 तक मतलब रहे थे, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 79 पे कह रहा है कि समावयवी कौन प्रदर्शित करता है, बताइए। समावयवी जो है कौन प्रदर्शित करता है? तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्यूटेन और 2 मेथाइल प्रोपेन। तो समावयवी कौन प्रदर्शित करता है? तो ब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन प्रदर्शित करता है। तो कह रहा है कि ब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन समावयवी प्रदर्शित करते हैं। समवायवता में वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं पर संरचना सूत्र एवं भौतिक एवं रासायनिक गुण क्या होते हैं? अलग होते हैं, उसे क्या कहते हैं? समावयवता कहते हैं। क्या कहते हैं? समावयवता कहते हैं, ठीक है। ये फिगर में दिया हुआ है और देखिए ये क्या है तो ब्यूटेन है, ब्यूटेन C4H10 है, इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। और 2 मिथाइल प्रोपेन का बोला CH4H10 है, इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ बनाया हुआ है। आगे देखिए चलिए क्वेश्चन आइए 80 पे। ये क्वेश्चन 80 कह रहा है ना कि आवर्त सारणी में तत्वों का कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं है, बताइए। आवर्त सारणी में तत्वों का कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं है? तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, घनत्व नहीं है। क्या है? घनत्व नहीं है, लेकिन आयनन विभव है, विद्युत नियामकता है, परमाणु त्रिज्या है। तो कह रहा है कि आवर्त सारणी में तत्वों का कौन सा गुण जो है ना प्रदर्शित नहीं है? तो घनत्व नहीं है, आयनन विभव है, विद्युत नियामकता है और परमाणु त्रिज्या है, ठीक है। तो कह रहा है ना कि आवर्त सारणी द्वारा तत्वों का घनत्व प्रदर्शित नहीं किया जाता है। आवर्त सारणी द्वारा जो है तत्वों का घनत्व प्रदर्शित नहीं किया जाता है। आवर्त सारणी द्वारा तत्वों का निम्न गुण प्रदर्शित किए जाते हैं। कौन कौन है? तो परमाणु त्रिज्या है, देखिए, एटॉमिक रेडियस बोल सकते हैं इसको। ये कह रहा है ना किसी तत्व की बाह्यतम कक्षा और उसके नाभिक के केंद्र के बीच की दूरी क्या कहते हैं? परमाणु त्रिज्या कहते हैं। तो याद रखिएगा कि परमाणु त्रिज्या किसे कहेंगे? तो किसी तत्व की बाह्यतम कक्षा और उसके नाभिक के केंद्र के बीच की दूरी क्या कहते हैं? परमाणु त्रिज्या कहते हैं। अब देखिए क्या है, आयनिक त्रिज्या है, आयनिक रेडियस है। कह रहा है किसी आयन की त्रिज्या उसके नाभिक से वह दूरी है जहाँ तक उस पर नाभिक का प्रभाव इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? आयनिक त्रिज्या कहते हैं। तो आयनिक त्रिज्या किसे कहेंगे? किसी आयन की त्रिज्या उसके नाभिक से वह दूरी जहाँ तक उस नाभिक का प्रभाव इलेक्ट्रॉन पर पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? नाभिक त्रिज्या कहते हैं। अब क्या है नेक्स्ट है विद्युत ऋणात्मकता है। क्या है? विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है, इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोल सकते हैं। तो कह रहा है कि किसी अणु के परमाणु से संबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की जो प्रवृत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। अब नेक्स्ट है आयनन विभव, आयनोजेनेशन पोटेंशियल है। तो कह रहा है किसी विलगित गैसीय उदासीन परमाणु में सबसे कम दृढ़ता बद्ध इलेक्ट्रॉन को निकाल देने पर ध्यानायन का निर्माण होता है और इस क्रिया के लिए आवश्यक ऊर्जा जो है ना आयनन विभव कहलाता है। नेक्स्ट है घनत्व, मतलब इसको ना डेंसिटी कहेंगे। नेक्स्ट घनत्व है डेंसिटी। किसी पदार्थ के द्रव्यमान एवं आयतन के अनुपात को उस पदार्थ का क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं, ठीक है। तो किसी पदार्थ के द्रव्यमान एवं आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं? उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। और घनत्व का आयामी सूत्र बोलेगा तो ml-3T होता है। आवर्त सारणी में तत्वों के घनत्व से संबंधित तत्वों के गुण का चर्चा नहीं किया गया है। तो आवर्त सारणी में तत्वों के घनत्व से संबंधित तत्वों के गुणों का चर्चा नहीं किया गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन रही 81 पे। कह रहा है कि ना कि किस संस्था द्वारा सूचकांक प्रदाताओं के लिए नियामक ढांचे को मंजूरी दी गई है, बताइए। कह रहा है कि किस संस्था द्वारा सूचकांक प्रदाताओं के लिए नियामक ढांचे की मंजूरी दी गई है? तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेबी है। क्या है? सेबी है। तो किस संस्था द्वारा सूचकांक प्रदाताओं के नियामक ढांचे की मंजूरी दी गई है? तो सेबी। कह रहा है कि सेबी द्वारा सूचकांक प्रदाताओं के लिए नियामक ढांचे की मंजूरी दी गई है। अब भारतीय शेयर बाजारों और अन्य प्रतिभूति बाजारों के व्यवसाय को विनियमित करने तथा उन्हें एक संगठित स्वरूप प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड मतलब सेबी का जो स्थापना हुआ था ना 12 अप्रैल 1988 को किया गया था। तो याद रखिएगा कि सेबी का जो स्थापना हुआ था 12 अप्रैल 1988 को स्थापना हुआ था।
इसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के तहत इसे वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, ठीक है, सेबी को। और वर्तमान में चेयरमैन के अतिरिक्त 4 पूर्णकालिक सदस्य और 4 जो है ना अंशकालिक सदस्य इसके बोर्ड में शामिल हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है सेबी का? तो मुंबई में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 पे कह रहा है कंप्यूटर क्या प्रोसेस नहीं कर सकता है, बताइए। कंप्यूटर जो होता है वो क्या प्रोसेस नहीं कर सकता है, बताइए। इस ऑप्शन में छांटना है कि कंप्यूटर जो होता है क्या प्रोसेस नहीं कर सकता है। तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बायस मैनेजमेंट जो है ना ये प्रोसेस नहीं कर सकता, लेकिन फाइल मैनेजमेंट करेगा, मेमोरी मैनेजमेंट करेगा, प्रोसेसिंग मैनेजमेंट करेगा, ठीक है। तो कंप्यूटर बायस में मैनेजमेंट नहीं कर सकता है। फाइल मैनेजमेंट क्या होता है? तो कह रहा है कि फाइल मैनेजमेंट एक कंप्यूटर सिस्टम में फाइल को मैनेज करने की प्रक्रिया है। इसका मुख्य कार्य फाइलों को प्रभावी तरीके से संग्रहित करना तथा तैयार करना होता है ताकि यूजर और सॉफ्टवेयर उनकी आसानी से देख सके, ठीक है। नेक्स्ट है मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है? तो कह रहा है मेमोरी मैनेजमेंट एक ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है जो प्राइमरी मेमोरी को प्रोसेस करता है और उसे मैनेज जो है करता है। मेमोरी मैनेजमेंट सारे मेमोरी लोकेशन का ट्रैक रखता है, चाहे वह किसी भी कमांड द्वारा एलोकेट किया गया है या कोई भी कार्य ना किया गया हो, सभी का रिकॉर्ड रखती है। आगे देखिए कह रहा है कि मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट यानी एमएमयू फिजिकल से वर्चुअल एड्रेस तक मेमोरी मैपिंग का कार्य करता है और यह एक हार्डवेयर डिवाइस होता है, ठीक है। और यह वर्चुअल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए बेस रजिस्टर में जो मान होता है उसे यूजर प्रोसेस द्वारा जनरेट किए गए सभी एड्रेस से जो है जोड़ा जाता है। आगे देखिए कह रहा है कि प्रोसेसिंग मैनेजमेंट क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम एक समूह है जो सिस्टम रिसोर्सेज जैसे प्रोसेसर, मेमोरी, फाइल सिस्टम को मैनेज करती है एवं इनपुट और आउटपुट डिवाइस को क्या करती है? मैनेज करती है। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रत्येक रिसोर्स की स्थिति की जानकारी रखती है एवं कार्य के आधार पर विभिन्न प्रोसेस के लिए रिसोर्स को बांटता है। नेक्स्ट है जहाँ तक प्रोसेस मैनेजमेंट का सवाल है तो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा फिजिकल प्रोसेसर CPU का प्रबंधन अर्थात प्रोसेस टास्क के लिए प्रोसेसर को एलोकेट करना ही प्रोसेसर मैनेजमेंट कहलाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 83 पे कह रहा है कि जैव निम्नीकरण पदार्थ कौन नहीं है, बताइए। जैव निम्नीकरण पदार्थ कौन नहीं है? तो 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कागज का थैला एवं प्लास्टिक का थैला जो है क्या है? तो जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है, लेकिन गाय का गोबर एवं धान की भूसी जैव निम्नीकरण है, लकड़ी और कोयला जैव निम्नीकरण है, बचे हुए खाद्य पदार्थ क्या है? जैव निम्नीकरण है। तो कह रहा है कि प्लास्टिक का थैला जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है। जैव निम्नीकरण पदार्थ क्या होता है? तो कह रहा है कि वैसे पदार्थ जिनका जैविक जीवों द्वारा अपघटन किया जा सकता है जैव निम्नीकरण अपशिष्ट कहलाते हैं, जैसे बाइट मल, घरेलू कचरा, गाय का गोबर, भूसी, लकड़ी एवं कोयला इत्यादि। ये सब क्या है? तो जैव निम्नीकरण पदार्थ है। नेक्स्ट कह रहा है कि जैव निम्नीकरण पदार्थ को प्रकृति में मौजूद जीवाणु, बैक्टीरिया, कवक एवं अन्य जीवों के द्वारा अपघटित किया जाता है, जैव निम्नीकरण कहलाता है। जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ क्या है? तो ऐसे पदार्थ जो तरलता से जीवों द्वारा विघटित नहीं किया जा सकता है जैव अनिम्नीकरण पदार्थ कहलाता है, जैसे प्लास्टिक, टीन, सिलिकॉन एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ हैं, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि टिस्को कंपनी स्वामित्व के आधार पर किस क्षेत्र में की कंपनी है, बताइए। टिस्को कंपनी स्वामित्व के आधार पर किस क्षेत्र की कंपनी है? तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, निजी क्षेत्र। क्या है? निजी क्षेत्र। तो टिस्को जो है एक निजी क्षेत्र कंपनी है और टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना जमशेदजी टाटा के द्वारा किया गया था और इसका स्थापना 26 अगस्त 1907 को तत्कालीन बिहार राज्य में स्वर्णरेखा नदी की घाटी साकची नामक स्थान पर किया गया था और वर्तमान में जमशेदपुर झारखंड में जो है स्थित है, ठीक है, वर्तमान में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 85 पे कह रहा है कि मोनाजाइट रेत में क्या पाया जाता है, बताइए। मोनाजाइट रेत में जो है ना क्या पाया जाता है, बताइए क्या होगा? इसका जो सही उत्तर होगा बताइए क्या होगा? तो याद रखिएगा ना कि इसका सही उत्तर होगा मोनाजाइट में रेत में क्या पाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, थोरियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? थोरियम। बहुत इजी क्वेश्चन था। तो कह रहा है कि मोनाजाइट रेत में क्या पाया जाता है, लेकिन क्या पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। लेकिन क्या होता है ना, इजी क्वेश्चन में एग्जाम में प्रेशर कारण गलती हो जाता है, उसी कारण रिजल्ट नहीं होता है। यही सब कारण जान के ये सब क्वेश्चन डाला जाता है। तो कह रहा है कि मोनाजाइट रेत में क्या पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? थोरियम। चलिए आगे आइए। कह रहा है ना कि मोनाजाइट रेत में थोरियम पाया जाता है। अब मोनाजाइट थोरियम का एक महत्वपूर्ण अयस्क होता है, ठीक है। अब भारत में मोनाजाइट का सबसे बड़ा भंडार बोलेगा तो केरल राज्य में है। भारत में मोनाजाइट का सबसे बड़ा भंडार बोलेगा तो केरल राज्य में है। इसके अलावा मोनाजाइट अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और मलाया में भी प्रचुरता में क्या उपलब्ध है। नेक्स्ट है मोनाजाइट, यह थोरियम, सीरियम, यूरेनियम, लैथेलक का मिश्रण है जो पेगमेटाइट सेलों में पाया जाता है। पेगमेटाइट शिलाएँ
गया और मुंगेर जिलों में मिलती है। थोरियम का रासायनिक चिन्ह बोलेगा TH होता है, परमाणु क्रमांक बोलेगा तो 90 होता है। थोरियम का रासायनिक चिन्ह बोलेगा तो TH होता है, परमाणु क्रमांक बोलेगा तो 90 होता है। थोरियम और यूरेनियम सर्वश्रेष्ठ ज्ञात रेडियोधर्मी तत्व है। नहीं देखिए, परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण तत्व दिया हुआ है। कह रहा है थोरियम एक जो है रेडियो एक्टिव तत्व है जो भारत में आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में पाया जाता है। तो थोरियम जो है ना क्या एक रेडियो एक्टिव तत्व है जो भारत में आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में भी पाया जाता है। और थोरियम का उपयोग परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के उद्देश्य से किया जाता है। अब भारत में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख खनिज है, देखिए खनिज दिया हुआ है और राज्य दिया, कौन सा खनिज किस राज्य में पाया जाता है। देखिए यूरेनियम का बोलेगा तो झारखंड के रांची, हजारीबाग, सिंहभूम में पाया जाता है। सीसा बोलेगा तो झारखंड, राजस्थान में पाया जाता है। लिग्नाइट बोलेगा तो तमिलनाडु और राजस्थान में पाया जाता है। टीन बोलेगा तो इसका राज्य बोलेगा छत्तीसगढ़ है। क्रोमाइट बोलेगा तो कौन कौन राज्य है, तो झारखंड है, उड़ीसा है। हीरा बोलेगा तो मध्य प्रदेश है, जिससे मध्य प्रदेश में पन्ना जिला, मंझगांव खान है। मैग्नेजाइट बोलेगा तो उत्तराखंड, राजस्थान, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है। अब पेट्रोलियम बोलेगा तो असम के डिगबोई, सुरमा घाटी, गुजरात के खंभात, लंकेश्वर, महाराष्ट्र के बोलेगा तो बॉम्बे हाई है। ठीक है, पेट्रोलियम का। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 पे करा, अमित्र घात जो है ना किस मौर्य राजा का अन्य नाम था, बताइए। अमित्र घात जो है किस मौर्य राजा का अन्य नाम था, तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार था। क्या था, बिंदुसार। तो अमित्र घात जो है ना मौर्य राजा बिंदुसार का अन्य नाम था। बिंदुसार को यूनानी अमित्रो केडीज कहते हैं। ठीक है, बिंदुसार को यूनानी अमित्रो केडीज कहते हैं। अब वायु पुराण में बिंदुसार का नाम जो है ना भद्रसार मिलता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि वायु पुराण में बिंदुसार का नाम क्या मिलता है, तो भद्रसार मिलता है। नेक्स्ट कह रहा है कि जैन साहित्य में सिंहसेन मतलब सिंहासन कहा गया है। बिंदुसार ने दिव्यावदान में तहसीला में हुए विद्रोह को दमन के लिए अपने पुत्रों को क्रमशः अशोक और सुसीम को भेजा था। ठीक है, तो कह रहा है कि बिंदुसार ने दिव्यावदान में तहसीला में हुए विद्रोह को दमन करने के लिए अपने पुत्र क्रमशः अशोक और सुसीम को भेजा था। स्ट्रेबो के कथानुसार सीरिया का शासक एंटियोकस ने डायमेकस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। नेक्स्ट है बिंबिसार। तो कह रहा है कि मगध पर सबसे पहले शासन करने वाला हरेक वंश का शासक कौन था, बिंबिसार था। और हरेक वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार ने किया था। और बिंबिसार जो है ना गौतम बुद्ध के सबसे बड़े संरक्षकों में से एक था। अब बिंबिसार को श्रेणी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है अजातशत्रु। तो कह रहा है कि अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर मगध पर अपना शासन स्थापित किया था। तो अजातशत्रु था अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर मगध पर अपना शासन स्थापित किया। और यह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा और 32 वर्षों तक क्या किया, शासन किया था। कौन किया था, अजातशत्रु किया था। देखिए आगे कह रहा है कि इसका नाम जो है ना उपनाम क्या था, कुनिक था। अजातशत्रु का जो उपनाम था कुनिक था। और इसका सहयोग मंत्री का नाम वर्षकार था जो वैशाली के विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। नेक्स्ट है उदयन। 461 ईसा पूर्व में अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठा था और पाटलिग्राम की स्थापना उदयन ने किया था। यह जैन धर्म का क्या था, अनुयायी था उदयन। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 पे कह रहा है कि साबुन के साबुनीकरण में क्या बनता है, बताइए। साबुन के साबुनीकरण से क्या बनता है, तो 87 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो साबुन के साबुनीकरण से क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो साबुन के साबुनीकरण से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम एवं पोटेशियम लवण से निर्मित यौगिक है। साबुन का आयनिक भाग जल से, जबकि कार्बन श्रृंखला तेल से पारस्परिक क्रिया करती है। इस प्रकार साबुन के अणु मिसेली संरचना तैयार करते हैं, जहां अणु का एक जो है ना सिरा तेल कण की ओर तथा आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है। इसे पानी में इमल्सन बनता है और इस प्रकार साबुन का मिसेल मैल को पानी से जो है ना बाहर निकालने में मदद करता है एवं हमारे कपड़े को क्या करता है, साफ हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आ रही है 88 पे करा, एस्ट्रोसैट किस देश द्वारा लॉन्च किया गया था, बताइए। एस्ट्रोसैट जो है ना किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया था। ऐसा क्वेश्चन एक और ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, मतलब सोचिए कि इससे अंतरिक्ष से 2 क्वेश्चन आ गया है, मतलब एक ही एग्जाम में 2 क्वेश्चन। तो करा एस्ट्रोसैट किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया, तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो एस्ट्रोसैट भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है। एस्ट्रोसैट भारत की प्रथम समर्पित अंतरिक्ष खगोल विज्ञान वेधशाला है। इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा PSLV C30XL रॉकेट द्वारा 28 दिसंबर 2015 को 1515 किलोग्राम के उत्नायपन द्रव्यमान के साथ 650 किलोमीटर 6 डिग्री झुकाव वाली कक्षा में प्रक्षेपित किया गया था। तो एस्ट्रोसैट जो है कहाँ का है, तो भारत का है। क्या, अंतरिक्ष खगोलीय विज्ञान वेधशाला है। चलिए क्वेश्चन आइए 89 पे कह रहा है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस व्यक्ति को करते हैं, बताइए। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस व्यक्ति को करते हैं, तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को।
तो क्वेश्चन कर रहा था कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस व्यक्ति को करते हैं, तो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को। नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रपति जो है ना प्रधानमंत्री की नियुक्ति लोकसभा के में बहुमत प्राप्त दल के नेता को करता है। अनुच्छेद 75 का 1 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, परंतु यदि लोकसभा में कोई भी दल स्पष्ट बहुमत ना हो तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपना व्यक्तिगत विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकता है। नेक्स्ट कह रहा है कि इस स्थिति में राष्ट्रपति से समानता सबसे बड़े दल अथवा गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और उसमें 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करने के लिए कहता है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि इसके अलावा जब प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए और उसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी ना हो तो तब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के चुनाव व नियुक्ति के लिए अपना व्यक्तिगत निर्णय लेता है। वर्ष 1997 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिया गया कि एक व्यक्ति को जो किसी भी सदन का सदस्य ना हो तो 6 माह के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है और इस अवधि में उसे संसद के किसी भी सदन की सदस्यता बनना पड़ेगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदन का सदस्य हो सकता है। उदाहरण के लिए इंदिरा गांधी जो है ना 1966 में, एच.डी. देवेगौड़ा बोले 1996 में, मनमोहन सिंह बोलेगा 2004 में और 2009 में राज्यसभा सदस्य थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आइए 90 पे। कह रहा है कि कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है, बताइए कौन सा रासायनिक समीकरण जो है संतुलित नहीं है। इसमें बताना है कि कौन संतुलित समीकरण जो है नहीं है। तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, FeCl2। इसका तुलना किया है FeCl3 से। एक ऐसा समीकरण जो है संतुलित नहीं है, लेकिन NaOH NaCl+2 सम्मिलित संतुलित है। 3Fe+2O H2O Fe3O4H2 ये क्या है, ये भी सम्मिलित है, सब मतलब संतुलित है। और 2MgO2 और 2MgO ये भी क्या है, तो संतुलित है। ठीक है, लेकिन ए नंबर क्या संतुलित नहीं था। तो कह रहा है कि FeCl2 माइनस FeCl3 रासायनिक जो है ना, मतलब ये माइनस नहीं तुलना किया है, रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है। रासायनिक सूत्र के द्वारा रासायनिक अभिक्रियाओं को अधिक संक्षिप्त रूप में दर्शाया जाता है और यदि रासायनिक अभिक्रिया एक संतुलित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है तो पदार्थों के अपेक्षित रासायनिक गुण वास्तविकता के करीब प्रतीत होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, कह रहा है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों के कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के क्या होता है, बराबर होता है। जैसे क्या हो, उदाहरण में दिया हुआ Zn+H2SO4 को तुलना किया है ZnSO4+H2 से किया है, तो क्या है उदाहरण में दिया हुआ है, सही है। ठीक है, आगे कह रहा है कि रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों को तथा उत्पादकों के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था को क्या दर्शाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि अभिकारकों तथा उत्पादकों के गैस, द्रव, जलीय, ठोस अवस्थाओं को G, L, Ag तथा S से दर्शाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, मतलब गैस को मतलब G से, द्रव को मतलब लिक्विड से और जलीय बोलेगा तो Ag से और ठोस अवस्थाओं को बोलेगा तो S से। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि अभिकारक या उत्पाद अभिकारक या उत्पाद जब जल में घोल के रूप में उपस्थित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तब AQ का लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 91 पर यही कह रहा है कि असहयोग आंदोलन को गांधी जी द्वारा क्यों वापस लिया गया था, बताइए असहयोग आंदोलन को गांधी जी द्वारा क्यों वापस लिया गया था। तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1922 में चौरी चौरा कांड के द्वारा वापस लिया गया था। तो असहयोग आंदोलन को गांधी जी द्वारा क्यों वापस लिया गया था, तो 1922 में चौरी चौरा कांड के द्वारा वापस लिया गया था। तो कह रहा है कि असहयोग आंदोलन को गांधी जी द्वारा 1992 में चौरी चौरा घटना के कारण वापस लिया गया था और 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिससे एक थानेदार और 21 सिपाहियों की क्या हुई, मृत्यु हो गई। इस घटना से दुखित होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन क्या किया, स्थगित कर दिया। और यह घटना के समय गांधी जी बारदोली में थी। इस घटना के समय गांधी जी कहाँ थे, बारदोली में थे। आगे देखिए कह रहा है अमृतसर की घटना, कह रहा है कि 13 फरवरी 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर था, जिसमें अमृतसर का घटना हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया था और शंकर नायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का सदस्यता से क्या इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन स्थगित होने के कारण क्या है। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था। इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह क्या असफल रहा। दलित नेता भीमराव अम्बेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की, जिसे गांधी जी ने क्या किया, स्वीकार कर दिया।
चलिए क्वेश्चन नंबर 92 पे कह रहा है कि 360 डिग्री मूल्यांकन प्रणाली पहल किसने अपनाया, बताइए। 360 डिग्री मूल्यांकन प्रणाली पहल को किसने अपनाया? तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय नौसेना। तो भारतीय नौसेना ने 7 अक्टूबर 2023 को 360 डिग्री मूल्यांकन प्रणाली पहल को अपनाया है। 360 डिग्री मूल्यांकन प्रणाली कई विधियों पर आधारित है, रेटिंग स्केल विधि, रैंकिंग विधि और फ्री फॉर्म विधि और बार्स विधि और गोपनीय रिपोर्टिंग पद्धति है। ये सब क्या है? तो ये इस पर आधारित है। आगे कह रहा है कि भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है और भारतीय थल सेना बोलेगा तो 15 जनवरी को हर साल मनाते हैं। और वर्तमान में थल सेना के प्रमुख बोलेगा तो उपेंद्र द्विवेदी हैं, ठीक है, उपेंद्र द्विवेदी। और नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय तटरक्षक बल 1 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। भारतीय तटरक्षक बल बोलेगा तो कब मनाते हैं? 1 फरवरी को मनाते हैं। अब वर्तमान में तटरक्षक बल के प्रमुख कौन है? तो राकेश पाल, जो 25वें नंबर के हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 पे कह रहा है कि डेजर्ट साइक्लोन युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच जो है ना समझौता हुआ है, बताइए। डेजर्ट साइक्लोन युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? तो 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूएई। क्या है? यूएई। तो भारत और यूएई के बीच डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास 2 जनवरी से 15 जनवरी 2024 के बीच हुआ। इस युद्धाभ्यास का आयोजन राजस्थान के थार रेगिस्तान में हुआ था और डेजर्ट साइक्लोन का उद्देश्य शहरी परिचालन में सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखना और साझा करना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 पे कह रहा है कि संवैधानिक लोकतंत्र देश में क्या उपेक्षित नहीं है, बताइए। संवैधानिक लोकतंत्र देश में क्या उपेक्षित नहीं है, बताइए क्या होगा। 94 का सही उत्तर क्या होगा? 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोकतांत्रिक देश दूसरे देशों से ज़्यादा समृद्ध होते हैं। ये उपेक्षित नहीं है, लेकिन सभी नागरिकों को स्वतंत्र एवं समान अधिकार हो देता है, बिल्कुल सही है। और लोकतांत्रिक देश का ध्येय अपने नागरिकों का कल्याण होता है, बिल्कुल सही है। और सरकार को चुनने का अधिकार जनता को होता है, बिल्कुल सही है। तीनों कथन ABC क्या है? तो सही है। तो कह रहा था कि संवैधानिक लोकतंत्र देश में क्या उपेक्षित नहीं है? तो लोकतांत्रिक देश दूसरे देशों से ज़्यादा समृद्ध होते हैं, ये क्या है? गलत है। लेकिन तीनों कथन क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए आगे आइए। कह रहा है ना कि संवैधानिक लोकतांत्रिक देश के दूसरे देशों से ज़्यादा समृद्ध होते हैं, यह उपेक्षित नहीं है। लोकतंत्र का एक रूप है जिसमें आम जनता शासकों का चुनाव करती है और लोगों की ज़रूरत के अनुरूप आचरण करने के मामलों में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली किसी भी अन्य प्रणाली से बेहतर है। लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरे से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है और सभी नागरिकों को स्वतंत्रता एवं समान अधिकार प्रदान करना लोकतांत्रिक देश का पहला सिद्धांत होता है, ठीक है। तो सभी नागरिकों को स्वतंत्रता एवं समान अधिकार प्रदान करना लोकतांत्रिक देश का क्या होता है? पहला सिद्धांत होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 पे करा, किसी देश को व्यापार घाटा तब होता है जब क्या होता है? किसी देश को व्यापार घाटा तब होता है जब क्या होता है? तो 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वस्तु एवं सेवा का आयात जो है ना, मतलब वस्तु एवं सेवा का निर्यात से क्या होता है? ज़्यादा होता है। इसका जितना मुँह खुला रहता है ना मतलब ज़्यादा होता है, ठीक है। तो किसी देश को व्यापार घाटा तब होगा जब वस्तु एवं सेवा का आयात वस्तु एवं सेवा के निर्यात से क्या होगा? ज़्यादा होगा। मतलब कह रहा है ना कि वस्तु एवं सेवा का आयात निर्यात से अधिक होगा तब व्यापार घाटा होता है। व्यापार संतुलन क्या है? तो कह रहा है आयात एवं निर्यात के अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। जब कोई देश निर्यात की तुलना में आयात अधिक करता है तो उसे क्या कहते हैं? उस व्यापार घाटे का सामना करना पड़ता है। अर्थात वह देश जहाँ यहाँ के लोगों की मांग के अनुरूप वस्तुओं और सेवाओं को पर्याप्त उत्पादन नहीं कर पा रहा है, इसलिए इसे अन्य देशों में इसका आयात करना पड़ रहा है। इसके विपरीत जब कोई देश आयात की तुलना में निर्यात अधिक करता है तो उसे क्या कहते हैं? ट्रेड सरप्लस की स्थिति कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए 96 नंबर जो है ना मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ का क्वेश्चन बना लीजिएगा। इसका PDF हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो व्हाट्सएप ग्रुप भी सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे भी इसका PDF हम सब कुछ अब डाल देंगे, क्योंकि टेलीग्राम जो है ना कब बंद हो जाएगा कोई पता नहीं। लेकिन ऐसा बंद तो नहीं होगा, टेस्ट वगैरह बोर्ड के द्वारा हो सकता है वो सब फीचर वगैरह सब बंद कर दे, लेकिन ये सब PDF वगैरह के लिए सब चीज़ नहीं करेगा। लेकिन सभी लोग व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कि भारतीय रेलवे द्वारा AI आधारित वन जीव सुरक्षा तंत्र प्रणाली का नाम क्या है? बताइए। भारतीय रेलवे द्वारा AI आधारित वन जीव सुरक्षा तंत्र प्रणाली का नाम क्या है? तो 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कवच प्रणाली है। क्या है? तो कवच प्रणाली है, ठीक है, याद रखिएगा। नीचे देखिए डिस्कशन देखिए, कह रहा है कि भारतीय रेलवे द्वारा रेल पटरियों पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जो है ना AI आधारित वन जीव सुरक्षा तंत्र प्रणाली का नाम गजराज जो सुरक्षा प्रणाली जो है ना रखा गया था, ठीक है। तो का सॉरी यहाँ पे ना सॉरी इसका जो है ना आंसर गलत बोल दिया, 1 मिनट देखिए। तो कह रहा है ना, देखिए फिर से क्वेश्चन देखिए 97 का कह रहा है कि भारतीय रेलवे द्वारा AI आधारित वन जीव सुरक्षा तंत्र प्रणाली का नाम क्या था?
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गजराज सुरक्षा प्रणाली था। क्या था? गजराज सुरक्षा प्रणाली था। ठीक है, तो भारतीय रेलवे द्वारा AI आधारित वन जीव सुरक्षा तंत्र प्रणाली का क्या नाम है? तो गजराज सुरक्षा प्रणाली है। तो भारतीय रेलवे द्वारा रेल पटरियों और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए AI आधारित वन जीव सुरक्षा तंत्र प्रणाली का नाम क्या है? तो गजराज सुरक्षा प्रणाली रखा गया था। आगे देखिए, कह रहा है ना कि कवच जो है ना, ये कवच क्या था? तो स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली था। जो मतलब दो ट्रेन जो आपस में मतलब भिड़ेगा ना तो बीच में ऑटोमेटिक रुक जाएगा, वो कवच था। अब वन जीव सुरक्षा नियम कब आया था? 1972 में आया था। कब आया था? 1972 में आया था। अब 42वां संविधान संशोधन नियम 1976 एवं वन एवं अन्य जीवों एवं पक्षियों जो है ना, पक्षियों तथा पक्षियों का संरक्षण राष्ट्र सूची से समर्थित सूची में स्थानांतरित किया गया था। और मौलिक कर्तव्य बोलेगा तो 51 का A के G में इसे शामिल किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 पे करा है कि निम्नलिखित घटना को घटित वर्ष के अनुसार क्रम को सजाकर उपयुक्त विकल्प को चयन कीजिए। इसको क्रम के अनुसार सजाना है। पहले क्या क्या था देखिए, तो 98 का जो आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो A होगा। पहले क्या होगा? रूस की क्रांति होगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो है ना अफगानिस्तान पर सोवियत संघ का आक्रमण होगा। उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद बर्लिन की दीवार का गिरना होगा। उसके बाद USSR का विघटन होगा। ठीक है, देखिए नीचे देखते हैं, तो ये कह रहा है ना कि 4-2-1-3 सही क्रम अनुसार घटित घटना है। रूस क्रांति बोलेगा था कब हुआ? 1917 में रूस की क्रांति हुआ था। अफगानिस्तान पर सोवियत संघ द्वारा दिसंबर 1979 में आक्रमण किया गया था। तो पहले रूस की क्रांति 1917 में, फिर अफगानिस्तान एवं सोवियत संघ द्वारा दिसंबर 1979 में आक्रमण किया गया था। और बर्लिन की दीवार गिरने की घटना बोलेगा तो 9 नवंबर 1889 को हुआ था। बर्लिन की दीवार गिरने की घटना जो हुआ था 9 नवंबर 1989 को हुआ था। और सोवियत संघ मतलब USSR का विघटन कब हुआ था? 1991 में हुआ था। ठीक है, तो 1917 में हुआ था रूसी क्रांति। अफगानिस्तान एवं सोवियत संघ के द्वारा दिसंबर 1979 में आक्रमण हुआ था। और बर्लिन दीवार की घटना हुआ था 1989 में, और सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में हुआ था। तो 4-2-1-3 होगा सही उत्तर। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 पे कह रहा है कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन सा है? बताइए। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल और गुजरात है। क्या है? केरल और गुजरात है। तो कह रहा है कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन सा है? तो केरल और गुजरात है। तो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बोलेगा तो केरल और गुजरात है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता है? बताइए। कह रहा है कि लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता है? तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शासन का प्रमुख नाम। क्या है? शासन का प्रमुख नाम। तो कह रहा है कि लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता है? तो शासन का प्रमुख नाम नहीं रहता है। तो कह रहा है कि लोकतांत्रिक संविधान में शासन के प्रमुख का नाम नहीं रहता है। लोकतंत्र का सरकार एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, अतः लोकतांत्रिक संविधान में किसी शासन का प्रमुख का नाम नहीं होता है। आगे देखिए कह रहा है कि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और दरअसल सरकार की और अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल वही करता है। किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार सब संसद को है। कह रहा है ना, किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार बोलेगा संसद को होता है। और कानून बनाने की विधि निर्माण का यह काम इतना महत्वपूर्ण होता है कि इन सभाओं को विधायिका कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि दुनिया भर की संसदें नए कानून बना सकती है, मौजूदा कानूनों में संशोधन कर सकती है या मौजूदा कानून को खत्म कर उसकी नई जगह कानून बना सकती है। ठीक है, ये सब किसका काम है? संसद का काम है। आगे देखिए कह रहा है कि अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांश देश अपने संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना के साथ करते हैं जिसमें उनके देश नाम वर्णित होता है। ठीक है, तो कह रहा है अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांश देश अपने संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना के साथ करते हैं जिनमें उनके देश का नाम वर्णित होता है। जैसे इसके अलावा जो है ना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, संयुक्त राज्य में कि हम सभी लोग, हम दक्षिण अफ्रीका के लोग इत्यादि, ये सब क्या है तो इसमें बोला गया है। ठीक है, तो ये सेट था 64 पोस्ट का पीटी एग्जाम का था 2024 का, इसका पीटी का एग्जाम की सेट था। और अगले क्लास में जो है ना मेंस का क्वेश्चन करेंगे, अगले क्लास में इसका मेंस का क्वेश्चन करेंगे। तो सभी लोग इसका क्लास को अच्छे से देख लीजिए और इसका क्लास को हर जगह शेयर कर दीजिए। और इसका PDF जो है ना हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप के चैनल का लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। और व्हाट्सएप चैनल का लिंक जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी आपको PDF डाल देंगे, दोनों जगह डाल देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में PT मेंस का क्वेश्चन करेंगे 64 पोस्ट वाला। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।